हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब अपनी अपनी जगह पर सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग बीते 2-3 वीडियो से बीए फाइनल के फर्स्ट पेपर में और आधुनिक काल की अलग अलग कालावधि के जो युग आए, काव्यधाराएं आई, उस पर चर्चा कर रहे थे। अब तक हमने भारतेंदु युग की विशेषताओं पर बात कर ली, द्विवेदी युग की विशेषताओं पर बात कर ली और कल के वीडियो में हमने छायावाद को अपना विषय बनाया था। हम क्रमशः चल रहे हैं आधुनिक काल के उपभेदों को, जिस तरह से छोटे छोटे कालखंडों के माध्यम से और उस युग की विशेष धाराओं को समझाया गया है, तो हम लोग उन विशेष धाराओं को, विशेषताओं को समझ रहे हैं। तो छायावाद के बाद आता है प्रगतिवाद। आज हम बात करेंगे प्रगतिवादी काव्य का मतलब, प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कवि और प्रगतिवाद की महत्वपूर्ण विशेषताएं। देखिए, प्रगतिवाद 2 शब्दों से बना है, प्रगति जोड़वाद। प्रगति का मतलब यहाँ पर प्रोग्रेस से नहीं, प्रोग्रेस उन्नति, विकास। ये यूं कह दीजिए कि साहित्यकारों की पहचान होती है। साहित्यकार अपने समय से कुछ आगे चलता है। यहां पर मुझे प्रेमचंद याद आ गए। प्रेमचंद जो अमर कथा शिल्पी हैं, उनकी निबंध की किताब है प्रेमचंद कुछ विचार। उसमें एक बड़ी शानदार बात उन्होंने लिखी है। हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। उसके आलोक में वो कहते हैं कि साहित्यकार सिर्फ समाज का आईना नहीं है। साहित्यकार सिर्फ वही नहीं दिखाता जो समाज में हो रहा है, बल्कि वो भी दिखाता है जो होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, और जो होना चाहिए उसको क्रियान्वित कैसे किया जाए। तो प्रेमचंद कहते हैं कि साहित्यकार समाज का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो एक पंक्ति अगर लोगों की चल रही है तो उसमें सबसे आगे खड़ा है, मशाल लेकर उनको रास्ता दिखाने के लिए। असल में तो साहित्यकार का काम वैज्ञानिकों की तरह है। जैसे वैज्ञानिक जीवन को सरल और सुलभ बनाने के लिए रात दिन प्रयोग में अपना जीवन झोंकते हैं, उसी तरह साहित्यकार समाज में समरसता और भ्रातृत्व, बंधुत्व, सिस्टरहुड लाने के लिए काम करता है। आज मानविकी डिपार्टमेंट का, आज जो जितने यूनिवर्सिटीज में टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का बोलबाला हुआ है, तो मानविकी विभागों का हम जो उनकी अवनति देख रहे हैं, आप देखिए समाज किधर जा रहा है। तो साहित्यकार समाज में सबसे आगे चलकर, पंक्ति में सबसे आगे चलकर उनको रास्ता दिखाने का काम भी करता है। इस रूप में देखो तो प्रगतिवाद हर साहित्य में रहता है, लेकिन एक काव्यधारा के रूप में प्रगतिवाद एक और नई बात करता है। बहुत ही सिंपल से इसकी आप परिभाषा, इसकी पहचान कर सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में आप जिसको साम्यवाद कहते हैं, मार्क्सवाद कहते हैं, हिंदी साहित्य में वही प्रगतिवाद है। क्या बोल दिया मैंने कि पॉलिटिकल साइंस में जो साम्यवाद है अथवा मार्क्सवाद है, वही हिंदी साहित्य में आकर प्रगतिवाद बन जाता है। यानी आपको मार्क्सवाद समझना पड़ेगा अगर आप हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद समझना चाहते हैं। दुनिया की बहुत सारी विचारधाराओं में से एक मार्क्सवादी विचारधारा है, पूंजीवादी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है। मार्क्सवाद या साम्यवाद एक चीज है। कार्ल मार्क्स ने इस विचारधारा का प्रवर्तन किया, इसलिए इसको, इस साम्यवादी विचारधारा को मार्क्सवादी विचारधारा भी कहते हैं। मोटे तौर पर आप इसको यूं समझ लीजिए कि मार्क्स ने कहा है कि संसार में 2 ही जातियां हैं, एक अमीर और एक गरीब। समस्त विषमताओं का मूल स्रोत उन्होंने आर्थिक विपन्नता को, आर्थिक शोषण को, आर्थिक असमानता को माना। सारे संसार को 2 हिस्सों में बांटा, एक अमीर है, एक गरीब है। अमीर वाले खांचे में शोषक है, गरीब वाले में शोषित है। अमीर वाले में पूंजीपति है और उधर मजदूर है। इधर बुजुर्गा है और उधर सर्वहारा है। समाज में संपत्ति का असमान वितरण है।
10% लोगों के पास में समाज की 90% संपत्ति है और 90% आबादी के पास में 10% है। इस 10% का भी और असमान वितरण है, हाशिए के बाहर के भी लोग हैं। और इसमें बदलाव के लिए उन्होंने हुंकार दी थी, नारा लगाया था, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ बेड़ियां हैं और पाने के लिए सारा जहान। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। उस नारे की बात यहाँ पर मौजूद है, प्रासंगिक है। तो कुल मिलाकर मार्क्स ने यह माना कि शोषकों से रक्त क्रांति किए बिना बदलाव भाग्य या ईश्वर के सहारे नहीं आएगा। यानी ईश्वर को खारिज किया, कर्म सिद्धांत को खारिज किया, धर्म को खारिज किया। कारण क्या है? धर्म को तो उन्होंने सीधे बोला था, रिलीजन इज द ओपियम फॉर द पीपल। चर्च की दीवारों पे लिखवा दिया था, धर्म जनता के लिए अफीम के समान है। जैसे अफीम यानी नशा करके इंसान पिनक में रहता है, बस कुछ होश नहीं, नाली में गिरा पाया जाएगा एक अच्छा खासा आदमी। वैसे ही धर्म, मजहब, रिलीजन उसके नशे में, मतलब उससे विवेक का खात्मा इस तरह हो जाता है कि आदमी मर्डर कर देता है, मॉब लिंचिंग कर देता है। किसी के किचन में उसके फ्रिज तक पर आप घुसपैठ करके पता लगाते हैं कि वो क्या खा रहे हैं। धर्म आपको आदमी से पशु बनाता है, इंसान से। और जानवर ऐसे होते भी नहीं है। पशु बोलना भी बहुत अपमानजनक बात है, पशु प्रेमियों से क्षमा प्रार्थी हूं मैं, कि आपका विवेक हर लेता है, आपको हत्यारा बना सकता है। आप देखिए कि जो आदमी धार्मिक है वो अपने धर्म के प्रति तो बहुत सहिष्णु है, लेकिन उसको दूसरे धर्म में बहुत खामियां दिखेगी। मुसलमानों को लगेगा कि ये लोग कितने देवता पूजते हैं, एक देवता नहीं पूजते। हिंदू कहेंगे इनका तो कोई भगवान ही नहीं है, पता नहीं क्या पूजते हैं। ईसा मसीह वाले अलग सोचते हैं। सबके बाद मतलब अपने अपने धर्म को सब श्रेष्ठ समझते हैं। और जिसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई लफड़ा ही नहीं है, कोई पंगा ही नहीं है, उसके लिए सभी बराबर है। तो धर्म को मार्क्स ने जनता के लिए बहुत हानिकारक माना है। और अगर आप कर्म सिद्धांत मानेंगे तो आपने देखा होगा, लिखा होता है कैलेंडरों में बहुत जगह, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता। अब आपका समय कौन तय करेगा कि आपको ये उन्नति उस समय मिल जाएगी या वो काम उस समय हो जाएगा? आप ही तय करेंगे, मेहनत आप ही करेंगे। कर्म को आपको मानना पड़ेगा, उस कर्म को जो आप करते हैं, और कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा ये भी तय आप करेंगे। मैं इस बात के लिए हमेशा मेरे उदाहरण को याद करती हूँ। 17-18 साल की उम्र में मुझे एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ा। 12th क्लास के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई। समाज में जिसको आप विवाह कहते हैं, उस तरीके की ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है जिसमें एक इंसान दूसरी जगह चला जाता है और हमेशा के लिए चला जाता है। अपनी ही जन्मभूमि में, अपने ही परिवार में मिलने के लिए उसको इजाजत मांगनी पड़ती। तो 12th पास थी मैं, तो लोगों ने मुझे कहा कि आप वही फुल स्टॉप लग गया, आप पढ़ाई आप नहीं कर पाएंगे, आप क्यों परेशान होना चाहते हैं। उस समय मैं भाग्य को मानती, कर्म को मानती, कुछ भी मानती तो मैं छोड़ सकती थी। लेकिन मैंने एक सिंपल सा जवाब दिया कि फुल स्टॉप के बाद ही नया सेंटेंस लिखा जाता है। और उसके बाद में दोबारा स्वयंपाठी विद्यार्थी के तौर पर मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर नेट JRF क्लियर की, फिर PhD हुई। आप लोगों के सामने हूँ। तो हम तय करते हैं, लेकिन भाग्य मानने वाले लोग बहुत बार कहते हैं कितना ही हाथ पग मार लो, ओवे वो तो वही जो लिखो है। अब मानने वाले देखिए ब्लाइंड सपोर्टर है, उनसे लड़ना और उनसे जीतना मेरा मकसद है भी नहीं। तर्क और श्रद्धा का कोई साथ नहीं है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो मार्क्स ने यह कहा था कि आप जैसे आप सुनिए, जैसे बहुत सारे अमीर लोग बोलेंगे, गरीब भी यहाँ तक कहते हैं कि भाई ये पिछले जन्म में करके आते अच्छा तो इस जन्म में बढ़िया मिलता, इनके किए हुए पिछले जन्म में दान पुण्य बढ़िया कर्म तो इनको अच्छा मिल रहा है। अब जो पूंजीपति है वो इस जन्म में भी दान पुण्य बढ़िया करेगा तो अगले जन्म में यार ये तो चक्र चलता रहेगा। गरीब के पास रोजी रोटी की फिक्र है, वो दान पुण्य मंदिर कहाँ से बनवा देगा। आप देखिए बड़ी बड़ी भागवत कथा, 56 भोग और मंदिर की स्थापना, आज ये लगाना, आज वो करना, ये कौन कर पाएगा भाई जिसके पास पैसे हैं। तो ऐसे तो इस कर्म के अनुसार आप हर जन्म में गरीब बनेंगे। मार्क्स कहते नहीं,
इसी जन्म में अधिकारों के लिए और खूनी लड़ाई करनी पड़ेगी, आपको बलिदान देना पड़ेगा। हसिया, हथौड़ा, सितारा इनका चुनाव चिन्ह है। इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं। हमारे यहाँ भाकपा माकपा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और मार्क्सवादी लेनिनवादी माले कम्युनिस्ट पार्टी। इनके झंडे का रंग लाल होता है जो कि खून का रंग है। और हसुआ, हथौड़ा, सितारा, हसुआ जिससे सब्जी फल काटा जाता है, हथौड़ा जो कारीगरों का औजार है, और उससे सितारा भाग्य बदलता है। मेहनत परिश्रम पर बल दिया इस काव्य ने, इस साम्यवादी विचारधारा ने, और भाग्य को नहीं माना कि आपको जो लिखा होगा वो मिलेगा। और पिछले जन्म में ये किया था, नहीं, सारी लड़ाई इसी जीवन की है, हमने कोई और जीवन नहीं देखा। हम नहीं जानते पुनर्जन्म होता है या नहीं, पूर्व जन्म था या नहीं, ये जन्म हम जानते हैं। तो अब पिछले जन्म के कारण अगले जन्म तक नहीं पहुंचेंगे, हम इस समय बदलाव करेंगे। तो परिवर्तन की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं। और ये सारे पॉलिटिकल अप्रोच को, इन सारी पॉलिटिकल स्थापनाओं को, विचारों को जब साहित्य में, हिंदी साहित्य में अपनाया गया तो इसको कहा गया प्रगतिवाद। ये समस्त विशेषताएं प्रगतिवादी काव्य में अब हम सिलसिलेवार पढ़ेंगे। उसके पहले हम जान लेते हैं कि इनके महत्वपूर्ण कवि कौन है। देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि कोई भी काव्य धारा एक निश्चित, एक रिजिड, एक सीमेंटेड दीवार के सहारे वर्गीकृत नहीं होती। किसी युग में बहुत अधिक मात्रा में जो कविताएं लिखी जाती है वो उस युग के प्रतिनिधि काव्य के तौर पर परिचित होते हैं। पूर्व के युग की छिन्न धारा बहती रहती है समानांतर, और आगामी युग के हिंट मिलने लगते हैं। जैसे द्विवेदी युग में रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक और साकेत के माध्यम से छायावाद के लक्षण दिखने लगे थे, वैसे ही प्रगतिवाद के लक्षण छायावाद में दिखने लगे थे। निराला की कुकुरमुत्ता और ग्राम्य पंत की युगवाणी और ग्राम्य, इनके माध्यम से छायावाद में प्रगतिवाद के सुर उभर कर आने लगे थे। उनकी कविताओं में भी शोषण के खिलाफ, समरसता के लिए, समानता के लिए बात थी, लेकिन वो मुख्य रूप से छायावाद के कवि थे। तो वो कौन कवि थे जिन्होंने इस युग की काव्यधारा को ऊंचाई, उत्कर्ष प्रदान किया? उसमें 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम है। नागार्जुन, जिन पर पीडोफिलिया का आरोप भी नहीं बल्कि आंखों देखा विक्टिम हमारे सामने है, इस पर अलग वीडियो में मैं बात कर चुकी हूँ। लेकिन प्रगतिवाद के ये महत्वपूर्ण कवि हैं, सिलेबस के तौर पे मुझे पढ़ाना ही है। केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन, ये 3 इसके महत्वपूर्ण कवि हैं। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, ये नागार्जुन की कविताएं हैं। युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल के। देखिए, युग पे 3 नाम याद रखिए, युगधारा नागार्जुन, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल, युगवाणी पंत, तीनों प्रगतिवाद की रचनाएं हैं। उसके बाद धरती, ताप के ताए हुए दिन, उस जनपद का कवि हूं, ये त्रिलोचन की रचनाएं हैं। इसके अलावा शिवमंगल सिंह सुमन, रांगे राघव और दिनकर, दिनकर ने भी प्रगतिवादी कविताएं लिखी हैं, और उनको वैसे राष्ट्र के प्रति समर्पित, तो राष्ट्रवादी और ओज के कवि, वीर रस के कवि के रूप में भी याद किया जाता है। तो 3 कवि इसके हैं। प्रतिनिधि कवियों का नाम अगर पूछे 2 नंबर के शॉर्ट नोट में, तो नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन। इस युग के गौण कवि शिवमंगल सिंह सुमन, रांगे राघव, दिनकर, एक आध नाम और भी है। कब से कब तक रहा मैं बता चुकी हूँ। इतिहासकारों का विशेषाधिकार होता है, वो कब से कब तक भी अपने युग को मान सकते हैं। कब से कब तक भी का मतलब 2000 आगे पीछे साल हो सकते हैं। तो 1936 से 1943 तक, 1936 से 1943 तक के युग को कुल मिलाकर प्रगतिवाद का युग कहा जाता है। मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा से यह युग प्रेरित है। अब हम बात करेंगे इस युग की महत्वपूर्ण विशेषताओं की। तो सबसे पहले ये जो युग था, इसकी पहली विशेषता लिखेंगे, शोषकों के विरुद्ध और शोषितों के पक्ष।
की पक्षधरता या शोषकों के खिलाफ और शोषितों के प्रति पक्षधरता या पक्षधर काव्य। इस विचारधारा में शोषकों को लांछित किया गया है, उन पर तंज कसे गए हैं, उनको गरियाया गया है, आप कह सकते हैं। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। युवती के लज्जा बसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार तब देता मुझको आमंत्रण। देखिए दिनकर ने क्या लिखा है, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं। अमीरों के तो कुत्ते भी दूध पीते हैं, बिस्तर पे मालिक मालकिन के साथ सोते हैं, उनके लिए वस्त्र होते हैं, पिलो होता है, अलग से मखमली वातावरण, खाने को डॉग फूड बहुत महंगा आता है, लेकिन गरीबों के तो बच्चे भी फुटपाथ पर सोते हैं। अभिजीत एक सिंगर जिन्होंने सलमान के द्वारा कुचले गए लोगों के लिए कहा था, फुटपाथ पे कुत्ते सोएंगे तो लोग कुचलेंगे, तो गरीब के तो बच्चे भी कुत्तों से बदतर जिंदगी जीते। तो श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। जाड़ा लगे तो इनके पास कोई बहुत खूबसूरत ब्लैंकेट, कंबल, जयपुरी रजाई, गद्दे, तोशक, तकिए, मैट्रेस नहीं होते, चिपक के सो जाते, घुटनों को पेट में डाल के सो जाते। युवती के लज्जा बसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं। अपनी छोटी उम्र की बेटियों को बड़ी उम्र के बूढ़ों के साथ चंद पैसों के लिए भूख के चक्कर में लोग बेचते हैं, अपने बच्चे बेच देते हैं, सेरोगेट मदर बनती है औरतें। मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, अपने कर्मचारी को, अपनी हाउस हेल्प को, अपने घरेलू सहायक को, नौकर को थोड़े से पैसे बढ़वाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 500 रुपये पर मंथ बढ़वाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मालिक 2000 रुपये की 2 घंटे में दारू पी जाते हैं। मालकिन 2000 रुपये पार्लर में दे आ सकती है। तो मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार, ये पाप के गढ़, ये शोषण के अड्डे, इनका अहंकार तब देता मुझको आमंत्रण, तब मुझे आमंत्रित करता है कि इनको ललकारूं और हवा में मुट्ठियां तान कर इनकलाब का नारा लगाऊं। इनकलाब का नारा साम्यवादी कविता का, प्रगतिवादी कविता का मुख्य स्वर है। पहली विशेषता के साथ एक बात याद आगे बता दूं कि कविताओं के मामले में तो प्रगतिवाद शब्द रूढ़ हो गया है। साम्यवादी कविताएं लिखेंगे, मार्क्सवादी कविताएं लिखेंगे तो प्रगतिवादी कविताएं बोलेंगे, लेकिन कहानी, उपन्यास और समीक्षा के लिए मार्क्सवादी शब्द चलता है। मार्क्सवादी कहानियां, मार्क्सवादी समीक्षा, मार्क्सवादी आलोचना, मार्क्सवादी उपन्यास, इस तरह से उपन्यासों और कहानियों में मार्क्सवादी या प्रगतिवादी कहानी और उपन्यास के जनक यशपाल कहलाते हैं। यशपाल का झूठा सच, अमिता, दिव्या इत्यादि चर्चित उपन्यास है जो साम्यवादी मार्क्सवादी दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं। कहानी पढ़नी हो तो यशपाल की करवा का व्रत कहानी मार्क्सवादी कहानी का बहुत सुंदर उदाहरण है। करवा का व्रत। दूसरा एग्जाम्पल है धर्म को जनता की चेतना के लिए खतरनाक मानना। चेतना, सोचने समझने की शक्ति, विवेक, ये जगाए रखना है तो धर्म को, धार्मिक वातावरण को, धार्मिक पुस्तकों को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल उसको इन्होंने खारिज किया है। नागार्जुन की कविता है कल्पना के पुत्र है भगवान, एग्जाम्पल के तौर पे आपको पढ़ लीजिए। तीसरा है भाग्य सिद्धांत और कर्मवाद का खंडन। भाग्य नहीं माना इन्होंने, कर्म, पिछले जन्म के कर्म, पूर्व जन्म के कर्म नहीं माना इन्होंने, और अब जन्म जन्मांतर के कॉन्सेप्ट का विरोध किया, अवधारणा का खंडन। किसी भी और जन्म को नहीं माना है, इसी जन्म को माना है, न पिछला जन्म था न अगला जन्म था। भौतिकवाद पर बल, एक होती है आध्यात्मिक उन्नति, ये कुछ नहीं रखा दुनिया में, पैसा हाथ का मैल है। देखिए ये बहुत चापलूसी और बहुत 420 वाला डायलॉग है। लोग कहते हैं कि पैसा हाथ का मैल है यानी गंदगी है। आपने एक भी डस्टबिन नहीं देखा होगा जिसमें किसी ने नोट फेंके हो, सिक्के फेंके हो, पैसों को फाड़ करके फेंका हो, एक भी डस्टबिन नहीं मिला। पैसा कैसा मैल है जिसको मैल, जिससे मैले होने के लिए पूरी दुनिया मरी जा रही है। तो उधर रीतिकाल ने शारीरिक संबंधों के तौर पर, शारीरिक खुशियों के तौर पर भौतिकवादी मूल्यों की स्थापना की थी, और यहाँ पर बदलाव की बयार के लिए, समाज में समानता लाने के लिए उन्होंने माना कि न वो जन्म था न
आगे कोई जन्म होगा, जो जन्म है वो यही जन्म है। और ये इस तरह से इन्होंने भौतिकवाद की स्थापना की आध्यात्मिकता के ऊपर। इसके बाद आता है नारी के प्रति मानवीय दृष्टिकोण। इस युग के कवियों ने अपने आप को, इस युग के जो कवि थे वो अपने आप को मनुष्य मानते थे, पुरुष नहीं मानते थे। इन्होंने खुद को कॉमरेड कहा, जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए, वो जो साम्यवादी विचारधारा कविताओं में आई, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी का जब रूप लेती है और इस विचारधारा को जो आम लोग मानते हैं वो अपने आप को कॉमरेड करते हैं। पहली विचारधारा है ये इस तरीके की पॉलिटिक्स में, जहां लड़कियों को अपने समकक्ष माना गया, साथी माना गया, वहां पर वो उससे कमतर नहीं है। हाँ, लोग अगर अपने व्यक्तिगत जीवन में, घरेलू जीवन में बातें तो बड़ी बड़ी करें, लेकिन आकर वही प्रगतिवादी नहीं रूढ़िवादी रवैया अपना ले, तो देखिए वो प्रगतिवाद का दोष नहीं है। अगर कोई विचारों से मार्क्सवादी नहीं है लेकिन सिर्फ कहने के लिए मार्क्सवाद बोल रहा है, तो मार्क्सवाद को गाली नहीं दी जाएगी, उस व्यक्ति विशेष को दी जाएगी कि आप विचारों को ओढ़ते बिछाते हैं, आप उनको जीते नहीं हैं। ऐसे लोग भरे पड़े हैं दुनिया में, हर जगह मिलेंगे। जैसे प्रवचन देने वाले साधु महात्मा को काम, क्रोध, लोभ, मोह से परे रहने की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से दृष्टि देते हैं कामुक तो वो होते हैं। और लास्ट में जो कहते हैं कि लोभ से परे रहो, वो सारा उठा के समेट के चंदा, दान पुण्य की राशि और निकल लेते हैं। वही बात यहाँ पर है। मार्क्सवाद की बातें बहुत लोगों ने की है, लेकिन उसको जिया बहुत कम लोगों ने है। हम लेटेस्ट नागार्जुन का उदाहरण जानते ही हैं, क्या शानदार उन्होंने लिखा है, लेकिन जीवन में उन्होंने जिन लोगों को सताया है वो इसका एग्जाम्पल है कि लिखना और होना दोनों दो बातें, महानता की बातें करना और महान होना बहुत दोनों दो बातें। आप अनलाइक कर सकते हैं वीडियो, आपको मेरी बात पसंद नहीं आए वो आपकी चॉइस है, लेकिन सच कहना मेरी फितरत है। तो मार्क्सवाद में इन्होंने नारी को मानव समझा, और नारी और स्त्री दो अलग अलग शब्द है। नारी एक ऐसा शब्द है जो बड़ा मतलब विगलित सा, जिसमें कोमलता है, लुंज पुंज सा है, निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। ये रीतिकाल या द्विवेदी युग का शब्द था। द्विवेदी युग में यह शब्द खूब चला कि अगला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पड़ी। अब फेमिनिज्म में स्त्री शब्द की बात की जाती है। स्त्री बोलने में भी जोर आता है, और वो एक ऐसी छवि पेश करती है जो तनी हुई है, सीधी खड़ी है, जिसको बात करना आता है, जिसको लड़ना आता है, आंखों में आके डालकर सवाल करना आता है। तो स्त्री की छवि गढ़ी इन्होंने, स्त्रियों को अपने साथ जोड़ा इन्होंने, और बराबर का इंसान समझा। सच में कोई मार्क्सवादी था। तो आप मार्क्स और जेनी का उदाहरण देख सकते हैं। इसके बाद इस युग के कवि राजनीतिक रूप से सक्रिय थे, प्रतिबद्ध थे। इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में मार्क्सवाद का समर्थन किया और मार्क्सवाद के प्रतीकों का सम्मान किया, मार्क्सवादी झंडे का सम्मान किया। जैसे रूस में अगर मार्क्सवाद आ गया था तो इन्होंने रूस की क्रांति के भी गीत गाए, लाल झंडे के गीत गाए, माओ से तुम को भी पसंद किया। जिस भी देश में जिस भी प्रतीक के माध्यम से मार्क्सवाद की तारीफ की जा सकती थी, साम्यवादी कवियों ने, प्रगतिवादी कवियों ने वो चीजें हमारे सामने रखी। एक है कि छायावाद के विरुद्ध था। ये था छायावाद में कल्पना की अतिशयता थी। कल्पना की अतिशयता वाला काव्य था, दुरूह काव्य था, कठिन काव्य था, बहुत पढ़े लिखे होने की डिमांड करता था वो काव्य। खूब ज्यादा समझदार होना पड़ेगा, आपकी भाषा रिच होनी चाहिए, आपका शब्दकोश, आपकी डिक्शनरी बहुत विकसित होनी चाहिए, तब आप छायावाद समझोगे। कल मैंने ये बात नहीं बताई थी क्योंकि जरूरत नहीं थी ये कहने की। हर विचारधारा दूसरे के विरुद्ध आती है। रीतिकाल में इतने उपदेश थे, श्रृंगारिकता के खिलाफ इतना हो गया था कि धार्मिक काव्य बनने के कगार पे जाने लग गया। तो छायावाद आया जो श्रृंगार को मानसलता से परे ले जाके भी दिखा सकता है, उसमें एक दिव्यता का दर्शन करता है। और मानसलता कोई बुरी चीज नहीं है, अति हर चीज की बुरी होती है, लेकिन हम खारिज तो नहीं कर सकते, बॉडी को हम बिल्कुल डिनाई तो नहीं कर सकते। तो डिनाई किया था द्विवेदी युग ने, उसको बहुत उत्कृष्ट तरीके से अच्छे अंदाज में लेकर आए छायावाद के कवि। और छायावाद के कवियों ने कल्पना को बहुत ज्यादा महत्व दिया। यहाँ तक कि आप देखिए निराला ने तो कहा भी है, कल्पना के कानन की देवी। कविता क्या है? कल्पना के कानन की देवी, कल्पना के जंगल की देवी है कविता। अगर आप में कल्पनाएं नहीं है, इमेजिनेशन पावर नहीं है, तो आप कविताएं नहीं लिख सकते। छायावाद इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आया।
वो एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी सेकता है, एक तीसरा आदमी है जो रोटी से खेलता है। वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद कौन है? इस युग के कवियों ने बहुत ही साधारण भाषा में अपनी बात लिखी। कागज की आजादी है, ले लो दो दो आने में। इस युग के कवियों ने बहुत अधिक अलंकारों का प्रयोग नहीं किया। सामान्य जनजीवन को प्रभावित करना था, बदलाव की बात करनी थी। तो कई कविताएं का आप बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास अगर पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, वो तो साफ करते। कुछ कविताएं तो बिल्कुल वर्णन है, सीधे सीधे गद्य है, जिसको इन्होंने एंटर मार के लिख दिया है। केदारनाथ अग्रवाल तक के काव्य मौजूद उन्होंने देखी है। लेकिन प्रकृति के टटके और मनोरम चित्र, छायावाद के कवियों के लिए कविता एक रोमांटिक भावबोध की चीज थी। वहां पे आप कविता में कानन में विचर रहे हैं। लेकिन द्विवेदी युग के प्रगतिवाद के कवि खेत में निराई गुड़ाई कर रहे हैं, निनाण काट रहे हैं, खरपतवार उखाड़ रहे हैं। नागार्जुन के खेतों में धान रोपने की फोटो भी मेरे पास थी। इस युग के कवियों ने खेतों में काम करते हुए कृषक चित्रण बहुत विश्वसनीय किए हैं, खुद भी काम करते थे। बसंती हवा केदारनाथ अग्रवाल की बड़ी चर्चित कविता है। हवा ही हवा हूँ, बसंती हवा हूँ, जहाँ चाहती हूँ वहां जाती हूँ। बहुत ही मचलती फड़कती हुई अल्हड़ कविता है। तो इस युग के कवियों ने प्रकृति के सुरम्य चित्रण के बजाय विश्वसनीय चित्रण किए, पास का चित्रण किया, खेतों का। जो केदारनाथ अग्रवाल है, उनकी तो ऐसी कविताएं बहुत सारी हैं। धूप खिली है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है। नई नई आई है बेटी भी है, बहुत दिनों बाद ससुराल से, तो अपना पिटारा खोल के जो बैठती है, किसके क्या लाई है। तो सर्दी में धूप ऐसे खिली है, चारों तरफ अपने को बिखेर रही है। धूप खिली है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। तो इस युग के कवियों ने प्रकृति का मार्मिक चित्रण करने के बजाय विश्वसनीय चित्रण किया, आत्मीय चित्रण किया, सगा चित्रण किया, अपने को कृषकों से जोड़ा और खुद भी वो जीवन जीते थे। तो सामान्य जन की कविताएं लिखी। एक इस युग के कवियों के लिए कहा जाता है कि प्रेम की कविताएं नहीं लिखी, रोमानी कविताएं नहीं लिखी। जब आप बदलाव में लगे होते हैं, क्रांति में लगे होते हैं, तो ज्यादा ध्यान उधर जाता है। लेकिन जिस तरह कहा जाता है कि आंधियों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे, हाँ, आंधियों के दौर के ही गीत गाए जाएंगे। तो प्रेम की कविताएं भी इस युग के कवियों ने लिखी है। अपनी पत्नी को प्रेयसी मान करके बड़ी खूबसूरत कविताएं नागार्जुन या केदारनाथ अग्रवाल ने लिखी है। केदारनाथ अग्रवाल की कविताएं जो उन्होंने अपनी पत्नी को समर्पित की है, बहुत शानदार कविता है। और सिंदूर तिलकित भाग नागार्जुन की ऐसी ही कविता है। हाँ, मैं तो तरसता हूँ प्यार के दो बोल सुनने के लिए। हाँ, मैं तो तरसता हूँ प्यार के दो बोल सुनने के लिए। एक की ही 10 उंगलियां काफी नहीं है कदाचित। एक व्यक्ति की 10 उंगलियां का, एक की ही 10 उंगलियां काफी नहीं है कदाचित। रेशमी परितृप्तियों का जाल बुनने के लिए। क्या कह दिया कि एक आदमी के हाथ नहीं, एक आदमी के हाथों में और 10 उंगलियां हो दूसरे की, तब जाकर के रेशमी परितृप्तियों का जाल बुनता है। यानी रोमांटिक कल्पनाएं, फैंटेसीज, डिजायर्स, ये बातें, प्यार, मोहब्बत, इश्क तब होता है जब 2 हाथों की 10 उंगलियों में दूसरे 2 हाथों की 10 उंगलियां हो। ये नागार्जुन की लिखी हुई है। तो इस युग के कवियों ने ज्यादा तो बदलाव की कविता लिखी, क्रांति की कविता लिखी, लेकिन प्रेम की कविताएं भी आई है। फिर है जातिवाद के, नस्लवाद के विरुद्ध। वह नस्ल जिसे कहते मानव कीड़े से आज गई भी थी, बुझ जाए तो आश्चर्य न था, नफरत है, हैरत है पर कैसे जीती। मेरी फ्रेंड हमेशा कहती है कि दुनिया इस लायक ही नहीं है कि ये चले, जिया जा सके, दुनिया को खत्म होने के लिए। मैं भी कई बार कहती हूँ आखिर ये दुनिया खत्म क्यों नहीं हो जाती। बैठे बैठे एक मासूम इंसान का हम मर्डर कर देते कि इसने ये नहीं खाया वो खा लिया, इसने ये नहीं पहना वो पहना, हम कपड़ों से पहचानने लगते हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं मनुष्य जो है ये नस्ल जिसे कहते मानव कीड़े से आज गई भी थी, बुझ जाए तो आश्चर्य उठा पर हैरत है पर कैसे जीती। और मनुष्य के मुक्त होने की
पिंजरबद्ध न रह पाएंगे। कनक कटोरी की मैदा से हमें भली है कटुक निंबोरी, कड़वी निंबोरी खाना मंजूर है। सोने के पिंजरे में कनक कटोरी, सोने की कटोरी में कुछ अच्छा चुब्बा खाने के बजाय। तो मानववाद यानी सब बराबर है, सब मनुष्य है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है, ये इस युग के कवियों ने कहा। कलागत विशेषताओं के रूप में हम कहेंगे कि सहज सरल काव्य है, भाषा संप्रेषणीय और आम बोलचाल से प्रभावित है, अलंकारों का प्रयोग अनायास हुआ है, छंदों के मामले में भी कोई नए प्रयोग नहीं किए, मजदूरों और श्रमिकों के लिए इन्होंने उनके संबंध की, उनके जैसी भाषा का सृजन किया। इस युग के कवियों ने एक जिसको बोलते हैं कि मतलब अपने को किताबी भी बना लिया। एकदम से कोई कवि इतना दुरू या इतना सुस्त नहीं हो सकता। जैसे इन्होंने कल्पना का बिल्कुल विरोध किया या श्रृंगार का या प्रकृति के उस रोमानी रूप का विरोध किया जो छायावाद में है, तो बात वही आएगी कि कविता पॉलिटिक्स नहीं है। कविता जैसे नीति काव्य नहीं है, वैसे कविता पॉलिटिक्स भी नहीं है। पॉलिटिकल लिटरेचर एक अलग चीज है। तो ये इसकी सीमा रही कि इन्होंने अपने प्रगतिवादी काव्य को पॉलिटिकल लिटरेचर ही बना दिया। तो उसके वजह से ये जल्दी इस युग का अवसान हो गया। बाकी राजनीतिक रूप से सक्रिय कवि थे, तो जब इमरजेंसी लगाई तो आओ रानी हम ढोए पालगी जैसी कविता भी नागार्जुन ने लिखी। और जब 2.5 साल में जनता दल की सरकार टूट गई तो खिचड़ी विप्लव हमने देखा, ये भी इन्होंने लिखा। तो इस युग के कवियों ने शोषण के खिलाफ लिखा, शोषितों के पक्ष में लिखा, धर्म, ईश्वर, भाग्यवाद, कर्म सिद्धांत का विरोध किया और उसके लिए जायज तर्क प्रस्तुत किए। इसी जीवन को सारमयी माना, अध्यात्म के बजाय भौतिक जीवन को सबके लिए सरल सुलभ बनाने की बात की। पॉलिटिकल साइंस में जो मार्क्सवाद है, हिंदी साहित्य में वही प्रगतिवाद है। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन इसके महत्वपूर्ण कवि हैं। 1936 से 1943 तक इस युग का समय माना जाता है। इस युग में मार्क्सवादी प्रगतिवादी कहानियों और उपन्यासों के लिए यशपाल को याद किया जाता है। प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय को इसलिए याद किया जाता है समीक्षक के रूप में। मनमथ नाथ ने भी लिखा है। और रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा इस युग में मार्क्सवादी आलोचक के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। निराला की साहित्य साधना 4 खंडों में प्रकाशित उनका बहुत महत्वपूर्ण जीवनीपरक समीक्षात्मक ग्रंथ है। तो हमने देखा कि इस युग में कौन कवि और कविताओं से इतर प्रगतिवाद के तरफ के पक्षधर साहित्यकार रहे। इस प्रकार से आज हमने प्रगतिवादी काव्य पर संक्षिप्त चर्चा की, क्योंकि फिर भी बहुत कुछ रह जाता है पढ़ने को। और अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, बातें आपको समझ आई होंगी। बने रहिए, देखते रहिए।